हेलो दोस्तों, जय भीम। आज हम भारतीय संविधान के अनुसूचियों के संबंध में थोड़े विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, फिर समय-समय पर आवश्यकता अनुसार इसमें 4 अन्य अनुसूचियां और जोड़ी गई है। और इन अनुसूचियों को फर्स्ट अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहली अनुसूची से। भारत राज्यों का संघ। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के संबंध में चर्चा की गई है, उनकी सीमाओं को निर्धारित की गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन की चर्चा है, जहां पर सभी पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा की गई है। भारत देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति है। इनकी जो वेतन है वो 5 लाख प्रति माह रुपए है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष, यह दोनों दोनों सदन का प्रमुख होता है। इनका जो वेतन है वह 4-4 लाख रुपया है। राज्यपाल, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, इनकी जो वेतन है वह 3.5 लाख रुपया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के अन्य जो न्यायाधीश है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सीएजी, यूपीएससी के अध्यक्ष, आरबीआई के गवर्नर, इनकी जो वेतन है वह 2.5 लाख रुपए है। इस तरह अन्य पदाधिकारियों के भी वेतन की चर्चा इस अनुसूची में की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है, जहां पर सभी पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा की गई है। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है, इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के संबंध में चर्चा है। राज्यसभा में सीटों में आरक्षण नहीं होता है। पांचवी अनुसूची में लोकसभा में एससी एसटी के सीटों पर आरक्षण की चर्चा की गई है। छठवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की चर्चा है। इनको स्वायत्त जिला परिषदें बनाने का अधिकार है, जिनके तहत यह स्थानीय स्तर पर अपने नियम और कानून बना सकते हैं। यह इनका जो क्षेत्र है वह घाटी क्षेत्र है, और इनकी जो अलग से परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति है, यह अपनी संस्कृतियों की रक्षा कर सके और अपने संसाधनों का रक्षा कर सके, इसलिए भारतीय संविधान में इनको स्थानीय स्तर पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। सातवीं अनुसूची में शक्तियों की विभाजन की चर्चा है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में 61 विषयों पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में 52 विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। और आज के जनरेशन के हिसाब से जो नए विषय, जिनको अवशिष्ट सूची कहा जाता है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इस तरह हम देखते हैं कि केंद्र सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि पहले से उनके पास 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। फिर समवर्ती सूची में भी 52 विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। मान लो किसी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना दिए और उसी विषय पर राज्य सरकार भी कानून बना दिए, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून है वो प्रभावी होंगे। फिर नए जो विषय है, फॉर एग्जाम्पल अभी के समय में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो सोशल मीडिया है, उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। इस तरह देखते हैं कि केंद्र सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आठवीं अनुसूची में भाषा की चर्चा की गई है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी, फिर बाद में समय समय पर 8 भाषाएं और जोड़ी गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। फॉर एग्जाम्पल असम, गुजराती, बंगाली, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, हिंदी, संस्कृत, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली इत्यादि 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की चर्चा है। इसे 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। जमींदारी उन्मूलन और चकबंदी के तहत भूमि का सुधार किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा है। इसे 52 अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। पहले यह होता था कि किसी दल का प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद में दूसरे दल में जाकर के शामिल हो जाता था। यह सिलसिला लगातार चल रहा था, जिससे जिससे कि राजनीति में अस्थिरता आ गई थी और सरकारें लगातार गिर रही थी।
इन सब को देखते हुए दल बदल का कानून लाया गया था। इसके तहत यह नियम है कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल में जाकर के शामिल होता है, तो उनकी सदस्यता को खारिज कर दी जाएगी। निर्दलीय प्रत्याशियों के संबंध में भी यह नियम है कि वह चुनाव जीतने के बाद किसी दल में शामिल होता है, तो उनकी भी सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। पार्टी के संबंध में यह नियम है कि वह चुनाव जीतने के बाद अपने 2/3 सदस्यों के साथ दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या पूरी पार्टी जाकर के शामिल हो सकता है। इनसे कम अगर सदस्य चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में दूसरे दल में जाकर के शामिल होता है, तो उनकी सब जाने वाले सभी सदस्यों की सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। चुनाव से पहले यह किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यकारी नियम नहीं है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर यह किसी दूसरे दल में जाकर के शामिल होते हैं, तो कंडीशन के आधार पर इन लोगों की सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। 11वीं अनुसूची को 73 अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। इसमें पंचायत की चर्चा है। पहले यह डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में समाहित थे, जहां पर इसे संवैधानिक अनिवार्यता नहीं थी और न ही इनके कोई विस्तृत प्रावधान थे। इस अनुसूची बनने के बाद इनको संवैधानिक अनिवार्यता भी मिल गई है और इनके विस्तृत प्रावधान है। पहले ये नॉन जस्टिएबल मतलब केवल निदेशक के रूप में थे, लेकिन अब यह बाध्यकारी हो गया है। 12वीं अनुसूची को 74 अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। इसमें जुड़ने के बाद इनको भी संवैधानिक अनिवार्यता मिल गई है और इनके भी विस्तृत प्रावधान है। इस तरह से हम आज 12 अनुसूचियों का थोड़े विस्तार रूप में चर्चा किए हैं। आगे के जो सेशन है उसमें हम भाग 1 के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसमें 4 अनुच्छेद है। तब तक के लिए बने रहे मेरे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।